नमस्कार। एसीएन के खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दमोह 55 विधानसभा के कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा जी, जिन्हें हम प्यार से मनु दादा कहते हैं। आज हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे इनके राजनीतिक कैरियर के विषय में। दादा, एसीएन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो कार्यक्रम है इसकी कुछ गाइडलाइन है, हम आपको बता दें। हम इसमें कुछ राजनीतिक सवाल पूछते हैं, कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछते हैं, कुछ तीखे भी रहते हैं, कुछ मीठे भी रहते हैं। एक सुविधा यह है कि अगर किसी सवाल का आप जवाब नहीं देना चाहें तो आप उसको नेक्स्ट कर देंगे, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे पूछने के लिए। सीधा सवाल पूछते हैं हम आपसे। काफ़ी लंबे समय से आप टिकट की मांग कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से विधानसभा के लिए। 3 विधानसभा की टिकट घोषित हो गई हैं। हटा की हो गई है, जवेरा की हो गई है, पथरिया की हो गई है, दमोह की होल्ड पर है। आपका नाम भी सर्वे में है और पेपर में भी आपका नाम आया है। दिल की धड़कन बढ़ी हुई है? दिल की धड़कन तो नहीं बढ़ी है। जो आपने कहा है कि दावेदारों में नाम मेरा है, कि पार्टी ने कुछ लोगों के ऊपर सर्वे कराए हैं और पार्टी का इस बार जो आकलन हो रहा है वो एक सीट पे बहुत बारीकी से पार्टी ने कर रही है परीक्षण और हर स्तर पे सर्वे करा रही है। जैसा मुझे पता चला है कि हमारी पार्टी में 5 स्तरीय सर्वे हुआ है, उसमें जिसका नाम ऊपर आएगा उसको पार्टी टिकट देगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में सर्वे हुआ है उस आधार पर पार्टी आकलन करेगी और उनके आकलन में अगर मैं फिट बैठता हूँ तो ईश्वर की कृपा रहेगी तो मिल सकती है टिकट। जैसा कि जानकारी मिली है कि लगभग 1984 से आप कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार विभिन्न पदों पर आप रहे हुए हैं। हर बार टिकट की मांग की है, लेकिन इस बार जो आत्मविश्वास आपके अंदर दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई हिंट, कोई कारण? देखिए, हर बार तो नहीं मांगी मैंने टिकट मांगी है 2013 में पहली बार। 2013 में इसलिए मांगी थी कि मैं 2010 में नगर पालिका अध्यक्ष बना था और 2013 का जब चुनाव हुआ था तो मैंने टिकट पहली बार उस समय मांगा था। तो उस समय का टिकट चंद्रभान सिंह जी को मिल गया था और उसके बाद फिर 2018 में भी मैंने टिकट मांगा और इस बार टिकट मांग रहा हूँ। कॉन्फिडेंस की बात है इसलिए क्योंकि इस बार जो टिकटों का वितरण हो रहा है और जिस हिसाब से अभी नाम आए हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पार्टी का आकलन ये है कि जो आदमी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, पोलिंग बूथ स्तर पर, मंडलम सेक्टर स्तर पर पार्टी के कार्यक्रमों में और पब्लिक के बीच में जिसका जुड़ाव है, ऐसे व्यक्ति को पार्टी चुनाव में टिकट दे के उतार रही है। क्योंकि इस बार 18 साल की भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोगों का चुनाव है और कमलनाथ जी का निर्णय जो भी होगा वो निर्णय हम लोगों को मान्य होगा। कमलनाथ जी जैसा भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनके डिसीजन सही समय पे सही डिसीजन वो करते हैं। और जिस हिसाब से माहौल अभी प्रदेश में लग रहा है और हम टीवी में भी देख रहे हैं सर्वे में कि इस बार हमारी पार्टी की सरकार भी मध्य प्रदेश में बन रही है। लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की जब तक टिकट घोषित नहीं होती है दमोह विधानसभा की, तब तक कांग्रेस की टिकट घोषित नहीं करेंगे। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अभी पथरिया की बीजेपी की टिकट डिक्लेयर हुई है केवल एक, लेकिन हटा में नहीं हुई पर हमारी पार्टी की हो गई। जवेरा में नहीं हुई पर वहाँ हमारी पार्टी की टिकट डिक्लेयर हो गई। कुछ जो हमारी पार्टी में जो एक दैनिक भास्कर की आज हेडिंग थी कि सनातनी टिकट दी है, 144 में 4 एक धन 4 9 और 9:09 पे टिकटों की घोषणा हुई थी। तो उनका जो आकलन था पहले ये था कि 150 सीटों की हो रही है, कुछ सीटों पे उनने दोबारा से किया है। तो मुझे लगता है कि परसों मतलब 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की भले ही नहीं हो लेकिन हमारी पार्टी की घोषणा हो जाएगी। आपके विषय में दादा ये भी कहा जाता है कि 2018 के बाद जब 2021 में उपचुनाव हुआ था तब आपको टिकट दी जा रही थी, तो आपने उस समय चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। नहीं, ये लोगों ने भ्रम फैला दिया बीच में पब्लिक के कि मैंने मना किया है। उस समय भी सर्वे में मेरा नाम था और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने मुझे बुलाया था ऑफिस में और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस बार पार्टी ने ये निर्णय किया है कि हम अजय टंडन जी को चुनाव लड़ा रहे हैं और आपको कांग्रेस में संगठन की जवाबदारी सौंप रहे हैं। तो आपको संगठन का काम करना है और चुनाव जिताना है। अगली बार आपके लिए हम अवसर प्रदान करेंगे। तो हम लोगों ने, उनका निर्णय था, तो हमने कहा सर जैसा आपको ठीक लग रहा है पार्टी के हित में है। और मैंने उनसे ये ज़रूर कहा था कि सर चुनाव कोई भी लड़ेगा, कांग्रेस 100% जीतेगी
उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो कोविड का समय था, लेकिन दमोह की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उस विपरीत परिस्थितियों में पूरी सरकार लगने के खिलाफ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और 13-14 मंत्री, और जो खुलेआम यहाँ शराब पैसे का उपयोग हुआ वो आप लोगों ने खुद चैनलों पे देखा। उसके बाद यहाँ पे हमारे प्रत्याशी को कांग्रेस के लोगों ने जिताया, तो लोगों का कांग्रेस के प्रति सोच थी और लोग कांग्रेस के प्रति विश्वास रख रहे थे, क्योंकि उसके पहले का चुनाव भी कांग्रेस ने जीता था, फिर दूसरा उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीती, तो कांग्रेस के प्रति लोगों में, और इसके पहले के भी आप चुनाव का रिजल्ट देखें तो कोई चुनाव का रिजल्ट कभी 131 वोट, कभी 132 वोट, कभी 1000 वोट, कभी 2000 वोट, यानी ऐसे लंबे मार्जिन, ये कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव, उसके बाद नगर पालिका का चुनाव आया तो नगर पालिका का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष यहाँ बना, हटा में भी नगर पालिका अध्यक्ष बना, पटेरा में 1 वोट से हारे। जब जिला पंचायत का चुनाव आया तो जिला पंचायत में उस समय भी मैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के रूप में यहाँ काम कर रहा था। तो जिला अध्यक्ष के होने के नाते पार्टी का उपचुनाव, नगर पालिका का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव हम लोग जीते। उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम आपको जिला से आदरणीय रतन चंद्र जैन जी, वो मेरे बड़े भाई समान हैं, कि उनको हम अध्यक्ष बना रहे हैं। तो हमने कहा साहब आपका निर्णय जैसा है, तो मुझे शहर की जवाबदारी सौंप दी। फिर 4-6 महीने शहर का काम किया, फिर उनने एक दिन बुला के हमसे कहा कि अब हम आपको प्रदेश में महामंत्री बना रहे हैं, तो हमने उसको भी स्वीकार कर लिया। जो पार्टी ने निर्णय किया, पार्टी ने शुरू में निर्णय जो लिया उससे भी मैं सहमत था, उसके बाद मुझे दूसरी जवाबदारी सौंपी उससे मैं भी सहमत था, और जब प्रदेश में पदाधिकारी बनाया तो उससे भी सहमत। संगठन की आपने बात की है, उपचुनाव में आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया था, आप उपचुनाव जीते, इसके बाद आप नगर पालिका चुनाव जीते, उस समय भी आप जिला अध्यक्ष थे, जिला पंचायत भी जीते तब भी आप जिला अध्यक्ष थे। ये कहा जाता है कि दादा का संगठन पे पकड़ अच्छी है, मजबूत है, इस कारण से कांग्रेस जो अभी तक दमोह में नहीं दिखती थी अब दिखाई देने लगी। देखिए, पार्टी का जो निर्णय होता है वो निर्णय जो ऊपर बैठे नेता हैं वो आकलन करते हैं कि आपके अंदर क्या क्षमता है, हम आपका कहाँ उपयोग करें। जब पार्टी के अध्यक्ष के नाते मुझसे जो काम लेना था तो उनने लिया, फिर उनको कुछ और आगे का कुछ प्लान होगा तो उनने कह दिया कि भाई अब पार्टी, क्योंकि पार्टी ने एक निर्णय ये भी लिया था कि जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उसमें से किसी को चुनाव नहीं लड़ाएंगे, मतलब जो भी मध्य प्रदेश में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको MLA का टिकट नहीं देंगे। तो उसके पीछे ये भी वजह हो सकती है। संगठन की हम बात कर रहे थे, संगठन पे पकड़ मजबूत है, आपके लोगों के बीच में आना जाना उठना बैठना आपका बना रहता है, इसलिए कांग्रेस नगर पालिका जीती, जिला पंचायत जीती, विधायक जीती। लेकिन जहां कांग्रेस की बात आती है तो ये भी कहा गया है कि आपके अध्यक्ष रहते हुए कुछ लोगों ने पार्टी भी छोड़ दी। नहीं, कुछ लोगों ने नहीं छोड़ी। एक हमारे साथी थे, आपने नाम भी आपने नहीं लिया लेकिन मैं ले लेता हूं उनका नाम, यशपाल ठाकुर। वो नगर पालिका के चुनाव के समय उनका व्यक्तिगत कोई कारण रहा होगा, उनने अपने निजी कारण से पार्टी को छोड़ के वो चले गए थे। उस समय मुझे भी दुख हुआ था, क्योंकि उनसे मैं बहुत स्नेह भी करता हूँ, मेरे छोटे भाई समान हैं। उनका निर्णय से हम भी आश्चर्यचकित थे कि उनने अचानक निर्णय क्यों ले लिया। इससे पहले IT सेल के जिला अध्यक्ष भी पार्टी छोड़ दी थी, दीपक मिश्रा जी ने। हाँ, दीपक मिश्रा जी ने भी पार्टी छोड़ी थी, लेकिन उन लोगों ने, दोनों ने, मतलब दीपक मिश्रा ने तो उपचुनाव में छोड़ी थी, क्योंकि वो जो बीजेपी से प्रत्याशी घोषित हुए थे उनके नज़दीक थे और उनको ऐसा लग रहा था कि हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो ये दो अपन ऐसे कह सकते कि जैसे कांग्रेस पार्टी में यहाँ पदाधिकारी NSUI, युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल में सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। माने जिला कांग्रेस में ही पदाधिकारी 50-60 लोग रहते हैं, फिर महिला कांग्रेस में, सेवा दल, NSUI में तो 1-2 लोगों के व्यक्तिगत कोई कारणों से, उसके पीछे पार्टी का कोई नहीं था कारण कि भाई पार्टी में कोई उनको उपेक्षा हुई हो या पार्टी से वो नाराज़ हों। कोई व्यक्तिगत, कभी कभी आदमी को लगता है कि हम सहमत नहीं है किसी निर्णय से तो वो छोड़ते हैं पार्टी। परंतु मैं, चाहे आप दीपक मिश्रा जी की बात करें चाहे यशपाल की बात करें, वो उनके व्यक्तिगत निर्णय थे और वो कहीं पे भी रहें, जो दोनों लोग हैं, मेरा उनसे बराबर स्नेह बना रहेगा। संगठन की जहाँ तक बात है तो इन दो चीज़ों को अपन ये नहीं कह सकते कि वो संगठन की, जब अगर वो मुझसे कहते कि मनु मिश्रा ने फलाना किया, हम इनके निर्णय से सहमत नहीं थे या इनने ऐसा नहीं किया इसलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उसमें हमारी गलती मानी जाती। अब मान लो कल कोई आदमी निर्णय ले लेता है कि भैया आज
जैसे मान लीजिए अभी टिकट वितरण हो रही, कभी किसी को लगता है कि हमारे साथ अन्याय नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो वो व्यक्तिगत रोष में आदमी निर्णय लेता है, वो पार्टी का निर्णय नहीं होता है। चलिए, ये तो हो गई संगठन की बात। आप नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे 5 साल तक, और नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए आपने दमोह शहर को देखा। आपको सबसे बड़ी उपलब्धि अपने कार्यकाल की क्या लगती कि आपने दमोह के विकास के लिए काम किया था 5 साल में? देखिए, दमोह के विकास के लिए सबसे बड़ा काम था, अभी कभी आप मेरे घर आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मेरे यहाँ पत्रिका समाचार पत्र और नई दुनिया दोनों रखे हैं। जब मैं अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था 2010 के पहले, उसके पहले इस शहर में लोग पानी के पीले कुप्पे लेके घूमते थे और पानी यहाँ पे समय पे नहीं आता था, केवल राजनगर से पानी की सप्लाई होती थी। और मैं आपको चैनल पे पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ, आज भी मेरे पास पूरे लेटर रखे हुए हैं। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, तो 2010 में जब हम अध्यक्ष बने थे तो मैंने जो भी वहाँ पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, जो भी जिस पद पे थे, उनसे निरंतर संपर्क करके दिल्ली जाके एक काम के लिए मैंने प्रण किया था कि हम अध्यक्ष बनेंगे तो इस शहर को पीले कुप्पों से निजात दिलाएंगे। वो मेरे पास घर में भी लिखा रखा है। तो जुझार घाट जो योजना मंजूर हुई थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी नेता का है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, वो माननीय कमलनाथ जी का है, क्योंकि वो शहरी विकास मंत्री थे और 44 करोड़ रुपया की योजना माननीय कमलनाथ जी ने इस शहर के लिए मंजूर करी। दूसरा, इस शहर में 2-3 पार्कों की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वहाँ शादी होने लगी थी, लोगों ने पार्क उजाड़ दिए थे। तो जो पार्कों का एक प्रकार से कहना चाहिए, उन पार्कों को दोबारा पुनर्जीवन देने का, जैसे नेहरू पार्क था, यहाँ कई लोगों की शादी भी हुई, उसके आपको भी पता है कि जिन परिवारों की, उनको मुझे नाम भी मालूम है। उस पार्क को फिर से लोगों के घूमने फिरने के लिए, लोगों के लिए एक ज़रूर बात मेरे मन में रह गई जो मैं करना चाहता था, ताकि बस स्टैंड का जो काम था, तो वो दोनों प्राइवेट और सरकारी बस स्टैंड को मिला के एक बना के उसका हमारे प्रोजेक्ट भी बनवाया था, वो प्रोजेक्ट भी मेरे पास रखा है। परंतु उस समय सरकार नहीं होने के कारण या हस्तक्षेप, कभी कभी किसी को लगता है कि भाई किसी को दूसरे को श्रेय न मिले, तो वो काम नहीं हो पाया था। इसके अलावा जो यहाँ पे वृद्धजनों को पेंशन मिलती थी, उनको पेंशन पहले एक जगह से मिलती थी, कोऑपरेटिव बैंक से, और वहाँ 1500 आदमी दिन भर खड़े रहते थे। हम लोग निकलते थे, आप भी कोर्ट जाते थे तो आपने देखा होगा, वहाँ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सब बैठे रहते थे। तो मुझे वो लगा कि इस काम को सरलीकरण होना चाहिए। तो हर वार्ड स्तर पे जहाँ बैंक थे, पोस्ट ऑफिस थे, उन कामों को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया और उन वृद्धजनों की पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन होती है, वो वार्ड स्तर पे पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में मिलना शुरू हुई, और जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस बैंक थे वहाँ पे उन लोगों की हुई। दूसरा, मेरे कार्यकाल में कभी कर्मचारियों की मैंने हड़ताल नहीं होने दी, जिनको अपन कहते हैं कि भैया कर्मचारियों को संतुष्ट भी रखा, शहर का काम लिया। इस शहर के 39 सभी वार्डों में जहाँ जहाँ नाली नहीं थी, सड़क नहीं थी, जहाँ गलियों के अंदर काम होना था, उन कामों को किया। फिर एक महत्वपूर्ण 11 करोड़ रुपया की योजना हम लोगों ने मंजूर कराई थी, जिसमें मोहन टाकी से लेके सागर नाका तक, फुटेरा तालाब से लेके और अपने कमला नेहरू कॉलेज तक, और यहाँ से लेके उमा मिस्त्री तलैया तक की सड़क का निर्माण हुआ था। रोड में डिवाइडर बने थे दोनों बीच में, और स्टेशन चौराहे से लेके अपना कीर्ति स्तंभ तक इन रोडों का निर्माण उस समय हुआ। दोनों तरफ नाली बनी। 5 साल के कार्यकाल में 39 वार्डों में, मैं आपसे कह सकता हूँ, आप चाहें तो अपने चैनल के माध्यम से, हर वार्ड में कम से कम 15 से 20 कामों के पत्थर आज भी मेरे नाम से लगे हुए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने उद्घाटन या भूमि पूजन किए। तो मैंने निष्पक्ष रूप से अपने सभी पार्षदों को, कोई चाहे वो किसी भी दल का रहा हो, काम करने के लिए उन लोगों की मदद भी की, सहयोग भी किया। और जहाँ जिसने जो चीज़ें करी, उनमें से कई काम ऐसे भी हैं जो अपन बता भी सकते हैं। जैसे धर्मपुरा में पानी नहीं जाता था, लोग नल का पानी पीने ही नहीं जानते थे। वहाँ उस समय यशपाल पहली बार पार्षद जीत के आए थे, उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पानी की ज़रूरत है, तो हमने पानी की टंकी की भूमि पूजन किया, और उस वार्ड में पहली बार मेरे कार्यकाल में पानी गया। जटाशंकर कॉलोनी में बिल्कुल पानी नहीं जाता था, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद था, संगीता श्याम ठाकुर। तो मैंने सर्किट हाउस की टंकी से 45 लाख रुपया की योजना मंजूर करके पूरे जटाशंकर कॉलोनी में घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। तो ये वो मुख्य काम थे जिन कामों को हम लोगों ने किया। कुछ काम 2-3 और मेरी सोच में थे, अब ईश्वर का भी अवसर देगा तो उन कामों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो जो काम मेरे संज्ञान में थे कि इनको करना जरूरी है, उन कामों को हमने किया उस समय। एक आरोप पर ये भी आप पे लगा रहा जब आप नगर पालिका अध्यक्ष थे कि कुछ खास पार्षदों के इर्द गिर्द मनु दादा रहते हैं।
देखिए क्या होता है कि ये लोगों की सोच रहती है। अब जिसको भी अपन ये कह सकते हैं कि आप कहीं निकलेंगे या कोई लोग जाते हैं तो हर नेता के साथ 2 4 6 लोग ऐसे रहते हैं, चाहे कोई भी नेता आप देख लीजिए, चाहे आप सांसद जी देख लीजिए, चाहे विधायक देख लीजिए, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष जी, कि 4 6 लोगों से जो उनका स्नेह प्रेम रहता है या जो उनके साथ हमेशा। अब मान लीजिए मुझे कभी किसी शादी में जाना है, कभी किसी के यहाँ बैठने जाना है, जो नगर पालिका के कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है, परंतु उन लोगों का झुकाव मेरे साथ या स्नेह प्रेम रहना चाहिए, तो उन लोगों के साथ उस कार्यक्रमों में आना जाना रहता, तो लोगों को लगता है ये। परंतु अगर हम उन 4 लोगों के लेने कहने से कोई निर्णय करेंगे और दूसरे लोगों की नहीं सुनेंगे तो वो बात गलत मानी जाएगी। पर आज किसी व्यक्ति के साथ, मान लीजिए दीपक श्रीवास्तव जी के भी 4 5 मित्र हैं, अगर आप उनके साथ घूमते या रहते हैं तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि दीपक श्रीवास्तव जी इनसे प्रभावित हैं। आपका स्वरूप व्यापक है, आपकी सोच भी व्यापक है, पर उन मित्रों के साथ आप सुख दुख के सहभागी हैं। कभी आपको ज़रूरत पड़ी, कभी उनको ज़रूरत पड़ी, तो आप उनके साथ रहते हैं, तो उसको मैं गलत नहीं मानता। और ना ये कह सकता हूं कि उनके कहने से हमने कोई निर्णय किया। निर्णय दमोह शहर की जनता के हित के लिए किया, पार्टी के लिए किया, और जो दमोह के लोगों को लगा कि ऐसा होना चाहिए उन लोगों के लिए भी किया। उस समय जो वर्तमान में कुछ नेता थे, हमने उन लोगों से भी सुझाव लिए थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आप बताइए उसमें क्या रहता है। जैसे आप देखिए मानस भवन में उस समय आवाज़ गूंजती थी, कार्यक्रम होता था, 2 3 हमसे प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि भैया इसमें कुछ होना चाहिए, तो उसकी सीलिंग हमें अपने कार्यकाल में कराई, AC उस कार्यकाल में लगे। तो जो काम अगर आज मुझे दीपक श्रीवास्तव जी बताएंगे कि भैया ये काम जनता के हित में अच्छा है, तो वो मुझको करना चाहिए, क्योंकि मैं नेता इसीलिए हूँ या पब्लिक ने मुझे चुना इसलिए है कि हमें आपकी बात को भी सुनना चाहिए। इसलिए ये बात गलत है कि हम किसी कम लोगों में घिरे रहे। वो मेरी मित्रता और स्नेह है। जनता के हित में बस स्टैंड शहर के बाहर होना चाहिए कि शहर के अंदर? देखिए, जब कोई शहर का विस्तार होता है तो कई चीज़ों में बदलाव होता है। जैसे आप देखिए आज रिंग रोड बनी तो शहर के बाहर विस्तार हुआ, लोग गए। स्वतंत्र कुमार सिंह जी यहाँ कलेक्टर थे, वो बहुत अच्छे अधिकारी थे और उनकी ये सोच थी। अब शहर का जब दिनों दिन ट्रैफिक बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो इस चीज़ को आगे अपन को कहीं ना कहीं ले जाना पड़ेगा। परंतु मैं ये चाहता हूँ कि जो राज्य परिवहन का बस स्टैंड है, यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ बसें केवल आदमियों को छोड़ने और उतारने के लिए होना चाहिए। जैसे आपने जबलपुर में देखा, सागर में देखा कि क्षेत्रीय बस स्टैंड भी बने हैं और मेन बस स्टैंड भी बना है, तो लोगों को असुविधा ना हो, तो इसलिए ये सुविधा भी रहे। परंतु जैसे बसें खड़ी होती हैं या बसों का जाना रहता है, जैसे अपने यहाँ आप चार्टर्ड बसें आती हैं इंदौर से, जबलपुर से आती हैं बसें इंदौर से, कम से कम हमारे ख्याल से आज जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो 10-15 बसें तो इंदौर की आने जाना है। तो ऐसी गाड़ियों के लिए व्यवस्था बाहर भी होना चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो और लोगों को रात बेरात में दिक्कत ना हो। तो उसके लिए बस स्टैंड के ऊपर जहाँ जो सरकारी बस स्टैंड है, क्योंकि आज नहीं तो कल ज़मीन सरकार वो बेचेगी, तो बिकना नहीं चाहिए वो ज़मीन। उस ज़मीन का पब्लिक के हित में उपयोग होना चाहिए और लोगों को, मैं तो ये सोचता हूँ कि आने जाने की सुविधा के लिए इसका रहना भी आवश्यक है। अभी ज़मीन बिकने की आपने बात कही है, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने काफ़ी ज़मीन बेची है, पर कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया। हम लोगों ने हर जगह कहा है। देखिए, सिंचाई विभाग का सालूमन जी के सामने का प्लाट बिका, उस समय भी हम लोगों ने कहा कि सरकार ने आज ये स्थिति कर दी है। आप देखिए, एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब ये बात कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने ये किया, तो हमने कोई चीज़ बेची नहीं है। जो चीज़ हम लोगों की थी उसको तो हमने सुरक्षित रखी। आज आप देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी यहाँ पे, तो उस समय जो नई सरकार बनी थी उस समय 23,000 करोड़ रुपए का कर्जा था मध्य प्रदेश के ऊपर, और आज 4 लाख करोड़ का कर्ज है। तो इसको कहाँ से कहाँ ले गए। अभी चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले सरकार ने कर्ज लिया। तो जब केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप कहते हैं डबल इंजन की सरकार है हमारे पास, और पैसे की हम कोई मामले में कमी नहीं होने दी जाएगी, तो ये चीज़ है कि जैसे हमारे पिताजी ने कोई मकान बनवा दिया और हम उसको बेच के कहें कि हमने कोई वाहवाही लूटी या अच्छा काम किया। हमारी वाहवाही तो जब मानी जाएगी जब हम 1 के 2 मकान अपने खुद के कर लें। तो पिताजी के मकान को बेच के हम कहें कि हमने वाहवाही कर ली, तो वो वाहवाही नहीं होती है। सरकार ने ज़मीनें बेची। अभी कम से कम आप देखिए, जेल की ज़मीन बिकी, जेल की ज़मीन का काम चालू हो गया। इसके पहले अपना
ये दूरसंचार टेलीफोन ऑफिस था उसके बाजू की ज़मीन बिकी जी, सिंचाई विभाग की ज़मीन बिकी, और भारती जी की जो गैस एजेंसी है उसके पास की ज़मीन बिकी। अभी 3-4 और लाइन में लगी हैं। तो सरकार जो एक प्रॉपर्टी है जिसका कभी सरकार को उपयोग करना चाहिए, रिजर्व फंड कहलाता, कभी इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ी, परंतु सरकार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज जो कीमती ज़मीनें सरकार की पड़ी हैं उनको बेच के भी सरकार अपना कर्जा नहीं कर पा रही पूरा। आपके विषय में ये बात भी कही जाती है कि मनु दादा जो हैं वो सुख में बुलाने पर और दुख में बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जितना शादी विवाह में मनु दादा दिखते हैं उतने मुक्ति धाम में भी दिखते हैं, ये आपके बारे में कहा जाता है। पर आपको लगता है कि आपके जो 5 साल का नगर पालिका का कार्यकाल था उसमें मुक्ति धाम की वो देख रेख नहीं हो पाई जो होना चाहिए थी? नहीं, मुक्ति धाम में देखिए जो जटाशंकर का मुक्ति धाम था वहाँ तो ग्राउंड नहीं था, पूरा कुछ नहीं था, और जो हटा नाके का था उसमें भी कुछ नहीं था। तो मेरे पिताजी का भी मुझे बड़ा दुख हुआ था जब मेरे पिताजी की निधन हुआ, और उस समय अप्रैल मई का महीना था, बहुत तेज़ गर्मी थी। जटाशंकर के मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ तो ना वहाँ पे एक भी पेड़ था, ना बाउंड्री वाल थी, ना नल था, कुछ नहीं था। तो हमने देखा जाके, जब तो हज़ारों लोग वहाँ खड़े थे तो मुझे बहुत दुख हुआ, और उसी के बाद मैंने निर्णय किया तो जटाशंकर का मुक्तिधाम पूरा मेरे कार्यकाल में, आज उसकी बाउंड्री, शेड, वहाँ पानी, बैठने की व्यवस्था, वो सब मेरे कार्यकाल में हुई। इसके बाद धर्मपुरा में हमने शेड बनाया। इसके बाद जो अपना जो बड़ेपुरा में कहना चाहिए सीता बावड़ी का मुक्तिधाम है, उसके शेड बनाने के साथ वहाँ तक की रोड भी बहुत ख़राब थी, वो रोड हमने अपने कार्यकाल में बनवाई। और हटा नाके के मुक्तिधाम में भी टाइल्स लगवाने का काम, वहाँ के बाउंड्री के काम के लिए जो भी सहयोग था वो मैंने कराया। और सिंधी कैंप का मुक्तिधाम सबसे पहले उनके समाज के लोगों ने कर लिया था, तो वहाँ ज़रूरत नहीं थी, परंतु इसके साथ साथ जो कब्रिस्तान था उसमें भी हम लोगों ने काम कराया। तो मुक्तिधामों का तो काम हम लोगों ने कराया ही था, थोड़ा 1-2 जगह का काम और रह गए थे जिनको हमको कराना था। जैसे धर्मपुरा में रोड पूरी बना दी थी हमने और शेड बना दिया था, बाउंड्री वाल वहाँ नहीं बन पाई थी। तो धर्मपुरा में, सीता बावड़ी में और जटाशंकर में, तीनों मुक्तिधामों में मेरे कार्यकाल के आज भी पत्थर लगे हैं। आप रिकॉर्ड देख लीजिए, वहाँ का काम मैं नहीं कराया था। ये तो हो गई शहर की बात, आपके नगर पालिका अध्यक्ष आप थे उस समय की बात हो गई। इस समय आप प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के। जी। कुछ प्रदेश स्तर की बात आपसे कर लेते हैं। जी। चुनाव 2023 में होना था, ये कंफर्म था, नवंबर में होना था, ये कंफर्म था। टिकट में जो विलम्ब हो रहा है ये पार्टी के लिए घातक नहीं है? देखिए, पार्टी ने पहले ये निर्णय किया था कि टिकटें जल्दी घोषित होंगी, परंतु जो हमारे ऊपर प्रदेश स्तर के नेता बैठते हैं तो उसमें हमारे प्रदेश के जो बड़े बड़े नेता हैं, माननीय कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, अरुण यादव जी हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, तो इन लोगों का पहले दौरा हुआ। फिर दौरा के बाद इन लोगों ने ये तय किया कि हम सर्वे कराएंगे। जब सर्वे की रिपोर्ट आ गई तो फिर कांग्रेस पार्टी की एक जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई, जिसमें 7 नेताओं को अलग अलग जगह से निकाला गया। उनने 16,000 किलोमीटर की लगभग यात्रा की। उसमें से अरुण यादव जी ने बुंदेलखंड में, अजय सिंह राहुल भैया ने बघेलखंड में सीधी सतना तरफ, और अपना सुरेश पचौरी जी ने होशंगाबाद में, जीतू पटवारी जी ने, गोविंद सिंह जी ने, ऐसे अलग अलग, कांतिलाल भूरिया जी ने, इन लोगों ने सब ने पूरे प्रदेश की यात्रा करी। तो उसमें फिर ये तय हुआ कि जब जन आक्रोश यात्रा ख़त्म हो जाएगी तब टिकट बांटेंगे। फिर कई नेताओं ने ये भी सुझाव दिए भोपाल में कि अगर टिकट जल्दी बांट देते हैं तो जो कैंडिडेट रहता है उसके ऊपर बोझ भी बहुत आ जाता है। तो उसको निर्णय में रखते हुए पितृपक्ष लग गए, तो फिर रुक गई टिकट की, अब पितृपक्ष के बाद होगी। तो अब नवरात्रि में उसकी शुरुआत हुई है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि ये देरी नहीं है, क्योंकि जो भी चुनाव लड़ने का इच्छुक रहता है, चाहे आज जो हमारे 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जिनकी घोषणा हुई है, प्रताप सिंह जी को आप भी जानते हैं अच्छे से कि 5 सालों में, चाहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, चाहे घर घर चलो अभियान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, या कांग्रेस पार्टी जो हर महीने 2 महीने में एक कार्यक्रम जारी करती है, अभी जैसे हमारा नारी सम्मान योजना का कार्यक्रम चला था, तो आपको पार्टी अवसर देती है कि आप पूरे विधानसभा क्षेत्र में, जैसे हमारे यहाँ 285 पोलिंग है, तो आप प्रत्येक पोलिंग पे पार्टी के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के सुख दुख में, उनके शादी विवाह में और संगठन के कार्यक्रमों में, अकेले कांग्रेस पार्टी के अकेले जिला कांग्रेस नहीं करती, हमारे बहुत सारे प्रकोष्ठ भी हैं, जैसे खेल प्रकोष्ठ है हमारा, पिछड़ा है,
किसान कांग्रेस है, तो उनके लोग भी कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते हैं। उन कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से जाओ। कहने का मतलब ये कि 5 साल में पार्टी आपको ये अवसर देती है कि हर पोलिंग बूथ पे, मंडल पे, सेक्टर पे कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको पहचानता है कि नहीं, आप उसको पहचानते हैं, आप गांव में जाते हैं कि नहीं जाते। इससे आपकी व्यापकता बनती है और उसी से पता चलता है कि आप में क्षमता है लड़ने की नहीं। आज हमारी जो पोलिंग बूथ हैं, जिन सेंटर पे आप जाते हैं, मान लीजिए यहाँ से झापन तक रोड पे जाते हैं, अभाना जाते हैं, बांदकपुर जाते हैं, बांसा जाते हैं, या लक्ष्मण कुटी में मुड़िया तक हमारा क्षेत्र है, तो हर क्षेत्र में, हर गांव में लोगों से मिलने जुलने में, तो उसी में आपका आकलन हो जाता है कि 5 साल आपको जाना आना चाहिए। मैं एक बात को कहता हूँ, वो दोबारा आपके सामने भी कह रहा हूँ कि 2 टाइप के छात्र होते हैं स्कूल में। एक छात्र वो होते हैं जो जुलाई से पढ़ना शुरू कर देते हैं और एग्ज़ाम के दिन तक पढ़ते हैं, फिर वो एग्ज़ाम के दिन पूरी रात नहीं जगते, वो 2 घंटे पढ़ते हैं और जाके पेपर दे देते हैं। और कई लड़के ऐसे रहते हैं कि जो 12 महीने में से 10 महीने तो घूमते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम टेबल घोषित होता है तो वो कहते हैं सर 5 क्वेश्चन बता दो कौन से आएंगे, फिर इन क्वेश्चनों में से हम 4 कौन से कर दें। तो जो शॉर्ट टाइम का कार्यक्रम उनके पास रहता है, जिनका पब्लिक से जुड़ाव नहीं रहता या लोगों के बीच में जाते नहीं, जिनका 5 साल 10 साल लगातार पब्लिक से जुड़ा हुआ, तो कभी भी तैयार रहते हैं, आप चुनाव कभी भी करा दो, केवल एक बार उनको पब्लिक के लोगों के बीच में जाना है, अपनी बात रखना है, और जनता तो फिर खुद बोलती है आपके लिए। जैसे दीपक भैया अगर कहीं हैं तो लोग कहेंगे कि भैया कांग्रेस के हमारे जो पार्षद हैं, तो कई पार्षद हमारे 15-16 ऐसे हैं कि जिनको पब्लिक बोलती है कि भैया आप इनको टिकट दो, यही जीतेगा पार्षद। इसलिए जीतेगा कि उसने 5 साल पब्लिक के लिए काम किया है, अपने मोहल्ले में अच्छे में बुरे में लोगों से मिलना जुलना, लोगों के घर आना जाना, तो पब्लिक वोट करती है। सरकार किसी भी की रहे लेकिन वो 15 नहीं हिलती। तो ऐसे ही जो विधायक का चुनाव जिसको लड़ना है उसको 5 साल जनता के बीच में रहना चाहिए। मैं इसको कम समय नहीं मानता। अभी एक आपके समझ लो 17 तारीख को चुनाव है, अभी आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में आप पूरी विधानसभा क्षेत्र को कर सकते हैं कवर। 1-2 व्यक्तिगत और सवाल कर लेते हैं, फिर हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। काफ़ी लंबे समय से विभिन्न विज्ञापन और विभिन्न मीडिया के माध्यम से ये देखा जा रहा था कि ब्राह्मण समाज टिकट की दावेदारी कर रहा है कि किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट दी जाए। आप पार्टी से चाहत पांडे ब्राह्मण है, उनको टिकट दे दी गई है। कांग्रेस मनु मिश्रा जी को अगर टिकट देती है तो फिर ब्राह्मण वोट बंटनी जाएंगी। देखिए, वोट जब मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा था तो मेरे खिलाफ सचिन गुरु चुनाव लड़े थे, वो भी ब्राह्मण थे। एक वाजपेयी जी चुनाव लड़े थे, अजय वाजपेयी एडवोकेट, वो भी ब्राह्मण थे। और एक बहुजन समाज पार्टी से दिनेश मिश्रा जी लड़े थे, वो भी ब्राह्मण थे। तो आपका खुद का व्यक्तित्व क्या है, ब्राह्मण होने से ज़्यादा है समाज में आपकी व्यापकता, शहर में आपकी व्यापकता। केवल ब्राह्मण होने से आप विधायक नहीं बनेंगे। ब्राह्मण तो एक समाज में, हमको इस बात का गर्व है कि हम उस परिवार में, उस कुल में पैदा हुए जो ब्राह्मण कुल का पैदा है। हमको इस बात का भी गर्व है कि हम हिंदू वर्ग में पैदा हुए, उसका भी मुझे गर्व है। परंतु जब तक आप समाज के लिए, शहर के लिए नहीं करेंगे, वो एक सिंबल रहता है आपके लिए, परंतु उस आपको उतना त्याग, उतना काम करना पड़ता है। अब कोई आदमी आए और कहे कि भाई हम फलाने हैं इसलिए हमको वोट दे दो, तो इसका आकलन पब्लिक करती है, समाज करता है। वो हम तुम आकलन नहीं कर सकते कि आपके नहीं है होने से या नहीं होने से होगा क्या होगा। तो प्रत्याशी 1 आए 2 आए उससे कोई दिक्कत नहीं होती। वो समाज के लोग देखते हैं और शहर के लोग देखते हैं कि कौन आदमी ऐसा योग्य है जिसको हमको वोट देना चाहिए, उसको वोट करते हैं। अंतिम 2 सवाल और आपसे पूछते हैं। एक सवाल तो ये है आपसे कि अगर आपको विधायक की टिकट मिलती है तो पहला विज़न क्या है कि दमोह के विकास के लिए, दमोह विधानसभा के विकास के लिए अगर आप विधायक बनते हैं तो आपकी क्या योजना है? देखिए, हम लोगों का सोच 2-3 हैं जो दमोह विधानसभा क्षेत्र में होना ज़रूरी है। एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ बेरोजगारी है। लोग आप देखते हैं, हाँ, दमोह के ग्रामीण क्षेत्र के लोग रेलवे स्टेशन पे जाओ तो गुड़गांव, दिल्ली, पूना, अलग अलग जगह पे काम करने जाते हैं। मतलब उनको रोज़गार की ज़रूरत है। और रोज़गार कब उपलब्ध होगा? जब यहाँ पे स्थानीय उद्योग धंधे शुरू होंगे, स्थानीय लोगों को उसमें अवसर मिलेगा, लोग काम के लिए बाहर ना जा पाएँ। और दूसरा, हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो, तो जैसे आज जबलपुर है, जबलपुर में, या इंदौर है, इंदौर में बहुत सारे कोचिंग सेंटर शुरू हुए। तो आज दमोह के बच्चे आप देखिए, हर घर में से आपको दूसरा तीसरा बच्चा या तो कोटा में मिलेगा या इंदौर में मिलेगा कोचिंग के लिए जाने वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ के युवा लोगों के लिए ये चाहता हूँ कि एक अच्छी कोचिंग सेंटर कोई दमोह शहर में शुरू हो,
वो सरकार की योजना से भी आए और प्राइवेट सेक्टर में भी आए, कि लोग उसके कारण अपने बच्चों को यहाँ दें। दूसरा, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जिनमें आदमी कोई तैयारी करता है, उसके लिए भी एक सेंटर शुरू होना चाहिए ताकि बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो युवाओं को पहली चीज़ तो यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर की सुविधा हो, और हमारे यहाँ जैसे माईसेम सीमेंट है, डायमंड सीमेंट, तो इसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए उपलब्धता होना चाहिए। वहाँ जो काम है उसमें भी स्थानीय बिहार के, राजस्थान के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए दमोह का कोई बच्चा टेक्निकल लाइन में फिट है, उसका क्वालिफिकेशन उसके हिसाब का है और वो मेरिट स्टूडेंट है, तो उसको बाहर ना जाके उसको यहाँ पे रोज़गार मिलना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अभी 48,000 करोड़ रुपया की बीना रिफाइनरी का एक प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है प्रोजेक्ट, जिसमें वो और उद्योग धंधे उससे संबंधित, रिफाइनरी से संबंधित लगना है। तो मैं चाहता हूँ कि उसका कोई उद्योग एक बड़ा दमोह शहर के अंदर, ज़िले के अंदर लगे, ताकि लोगों को, युवाओं को उसमें रोज़गार मिले। और जो भी रोज़गार स्थापित हो, तो जो जनप्रतिनिधि यहाँ रहें, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ चाहे सांसद हो चाहे कोई भी हो, वो सब एक मत हो के ये बात का निर्णय करें कि इसमें कम से कम 30%, 40% जो भी हो सकता है वो आरक्षण स्थानीय युवाओं को दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि उनको बिना काम के आधार पर दो, जो इंजीनियर हैं, जो उस ब्रांच से टेक्निकल संबंधित हैं, उन बच्चों को आरक्षण मिले, उनके अंकों के आधार पर मिले, परंतु स्थानीय अवसर उन लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ के जो किसान हैं, अपने यहाँ अपन देखते हैं कि जब फसल आती है, सब्जी होती है, तो दमोह और सागर के आजू बाजू के जगह पे टमाटर बहुत ज़्यादा पैदा होता है, आलू होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे दमोह में सबसे बड़ा दुर्भाग्य कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सब्जियां रखने के लिए लोग भोपाल, सागर जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, पर दमोह में कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से यहाँ आप सब्जी नहीं रख सकते। मटर होता है, सब सस्ता होता है तो बाहर चला बिक जाता है, और जब महंगा होता है तो लोग बाहर से ले आते हैं। तो जो किसान है उसको उसकी फसल का जब फ़ायदा मिलेगा, जब उससे संबंधित कोई उद्योग लगे, जैसे टमाटर का केचप बनता है, अगर उसका कोई प्लांट लग जाता है, चिप्स का कोई प्लांट लग जाता है, तो लोगों को कम से कम 100-200 लोगों को उसको रोज़गार से जोड़ेंगे। और अगर कोल्ड स्टोरेज है, ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ के आने से हमारे स्थानीय युवाओं को, किसानों को फ़ायदा मिलेगा। तो इन चीज़ों पे, इनमें कोई बड़ी लागत नहीं है, परंतु इनके आने से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। जो पलायन होता है वो पलायन रुकेगा, तो उससे बेरोज़गारी की दर भी घटेगी और युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे। आप एक वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, आपसे अंतिम सवाल पूछ लेते हैं, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। देखा गया है इस समय, कुछ समय पहले से देखा गया है कि नेता अब उछल कूद करने लगे हैं। लोग कहते हैं कि नेता मेंढक बन गए हैं, तुरंत इस पार्टी से उस पार्टी से, उस पार्टी से इस पार्टी में आने जाने लगे हैं। ये उछल कूद की राजनीति को आप कितना सही मानते हैं? ये एक प्रकार से तो गलत है। इसलिए गलत है कि आपकी निष्ठा, जैसे हम लोग 1984 में कांग्रेस में आए, जब कॉलेज की राजनीति थी, यहाँ कॉलेज की राजनीति में आए 1984 में, छात्र राजनीति में, तो सबसे पहले हम यहाँ NSUI के वार्ड अध्यक्ष बने अपने वार्ड के, फिर जिला महामंत्री बने, फिर जिला अध्यक्ष बने। 7-8 साल हम जिला NSUI के अध्यक्ष रहे, फिर उसके बाद जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष बने, फिर यहाँ उपभोक्ता भंडार था उसके उपाध्यक्ष बने, और 2010 में नगर पालिका का हमें पार्टी ने टिकट दिया, तो 2010 से 2015 तक नगर पालिका अध्यक्ष रहे। फिर 2018-20 में हम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, और अब प्रदेश में महामंत्री बने। अगर आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा, समर्पण और उससे लगाव रहेगा तो पार्टी आपको अवसर देती है, क्योंकि हम में ही से तो आदमी निकालना है, बाहर से तो कोई आता नहीं। परंतु आजकल क्या है, लोगों को ये ट्रेंड हो गया कि हम आए और दूसरे दिन हमको आप कुछ बना दो, अगर हमें नहीं मिल पाया तो हम दूसरी जगह चले गए। 18 साल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही, हम लोग तो कांग्रेस में रहे, हम लोगों ने नहीं छोड़ा साथ, कि जो भी होगा देखा जाएगा, अपन पार्टी के साथ खड़े हैं तो पार्टी के साथ खड़े हैं। उन 18 सालों का भी हम लोगों ने संघर्ष में समय निकाला। तो मैं जो नए युवा हैं उनसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि तत्कालिक कोई भी लाभ को देखते हुए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हमें दीपक भैया के साथ रहने में ये फ़ायदा नहीं है तो आज हम इनके साथ चले गए, कल उनके साथ चले गए। परंतु आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ो, चाहे किसी पार्टी में रहो, उस दल का आप पहले उसकी नीति समझो, उसके कार्यक्रम समझो, उस दल में रहने के पहले आप निर्णय करो कि इसमें जाने में हमारा क्या फ़ायदा है।
और उसके बाद अगर आपका निर्णय सही रहता है तो उस दल में स्थायी बन के रहो। जब आप स्थायी रहोगे तो आपकी पहचान रहेगी, लोग तभी आपको पहचानेंगे। लोग कहते हैं 10 साल बाद, चाहे आज आप बीजेपी में देख लीजिए चाहे कांग्रेस में देख लीजिए, कि यार ये फलानी पार्टी का नेता है। बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ दमों में अपने लाभ के लिए तुरंत, अगर उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा हम नहीं है तो पार्टी का कोई मतलब नहीं, और हम हैं तो पार्टी है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। पार्टी आपको मान सम्मान देती है और उस पार्टी के प्रति आपकी वफादारी, आपकी निष्ठा होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि टिकट मिले या ना मिले मनु दादा कांग्रेस में ही रहेंगे। जी हाँ, मैं कांग्रेस में रहूँगा और कांग्रेस पार्टी का ही काम करूँगा। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ, पार्टी ने मेरे को आज जो भी दिया है, कांग्रेस पार्टी ने नाम सम्मान जो भी दिया है वो मेरे लिए पर्याप्त है। और जीवन में जो भी चीज़ें मैं सोचता था, भगवान ने, ईश्वर भगवान भोलेनाथ का मैं भक्त हूँ। 29 साल मुझको हो गए हैं सोमवार को, अभी भी मैं आज सोमवार को बांदकपुर से ही लौटा हूँ। तो उनकी मेरे ऊपर अद्भुत कृपा है, और जो मन में सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया। तो मन में ऐसा भी नहीं है कि फलाना हो जाए ठिकाना हो जाए, जो हो गया तो अच्छा है, मिल गया तो हरी इच्छा, मिल गया तो हरी कृपा, और नहीं मिला तो हरी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यहाँ ख़त्म होते हैं, लेकिन मनु दादा के विषय में ये कहा गया है कि मनु दादा जब भी जहाँ भी बोलते हैं 2 लाइन जरूर बोलते हैं, पर इस पूरे इंटरव्यू में अभी तक मनु दादा ने अपना जो पुट है साहित्य का 2 लाइन बोलकर बात ख़त्म करने की, वो अभी तक नहीं आई है। अगर आप चाहें तो पास भी कर सकते हैं इसको। नहीं नहीं, हम बोल देते हैं। क्या है कि मैं जब कॉलेज की राजनीति में था तो मुझे कभी कभी कोई सब्जेक्ट पे बोलने के लिए कॉलेज में अवसर मिलता था, तो मैं आज उनको श्रद्धापूर्वक याद भी करना चाहता हूँ, आदरणीय अजीत श्रीवास्तव जी को। वो मेरे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं और उनसे मैंने बहुत सीखा है। एक प्रख्यात साहित्यकार भी थे और कलाकार भी थे, उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थीं। तो हम जब जाते थे तो उनके पास बैठ के कई चीज़ों में हम उनसे पूछते थे। आज के युवाओं में वो चीज़ नहीं है कि दादा मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना है या करना है तो आप बताइए, तो वो मुझे टिप्स देते थे। और वो कहते भी थे, विट्ठल भाई पटेल जी थे, उनसे भी मेरा बहुत संपर्क रहा, उनके भी मैं सानिध्य में रहा। तो 4 लाइनें हैं जो मैं, आपने कहा है तो उनको पढ़ के आपके सामने बोलना चाहता हूँ कि कांप जाएगा अंधेरा एक हरकत पर अभी, कांप जाएगा अंधेरा एक हरकत पर अभी, आप माचिस की कोई तीली जलाकर देखिए, और सिर्फ स्याही मिटाने से ना मिट जाऊंगा मैं, आप मेरा नाम नदियों में डुबा कर देखिए। ये थे मनु मिश्रा जी, मनु दादा जिन्हें कहते थे परिपक्व नेता किसी भी पार्टी का कैसा होता है। आज हमने इनसे बात की तो हमने ये जाना। साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, टिकट मिले या ना मिले कांग्रेस पार्टी के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अगले कार्यक्रम में फिर किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।